तो हेलो दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल टारगेट विद धीरज क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या, भारतीय संविधान का भाग राष्ट्रपति देखते हैं। ठीक है, देखिए हालांकि हम ना स्टार्टिंग से करा रहे थे, लेकिन हमने सोचा जब आधुनिक भारत कराएंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यूपीएससी का एग्जाम है और जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसके लिहाज से हम ज़्यादातर वो ले रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, पूरा राष्ट्रपति से एक वीडियो मिलेगा आपको, और पूरा का पूरा राष्ट्रपति जेन्युइन ऐसा हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखना क्या है, लिखना बहुत कम है, नोट्स आपके सामने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है समझाना। ठीक है दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति होता क्या है उसके बारे में आप समझिए। वह क्या था, सर्वप्रथम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे पहले जो राष्ट्रपति देने वाला देश था वो अमेरिका था। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को जब वहाँ पर आज़ाद हो गया था अमेरिका, तो वहाँ पर जो आज़ादी की क्रांति के जनक थे, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हीं को क्या किया गया था, उन्हीं को वहीं का राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है, तो भारत में क्या है, भारत की जो देखिए कार्यपालिका होती है वो 2 भागों में बटी होती है। एक तो होती है कार्यपालिका होती है, एक तो जो वास्तविक शक्तियाँ होती है 2 भागों में बटी, एक तो कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, तो देखिए कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मतलब कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अब इसकी बात सुनो, इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। अब ये ऐसा क्यों, वो समझो। देखिए मेन बात क्या है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी चुनाव जो होती है, उसके चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते, मतलब जनता भाग नहीं लेती है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर जो होती है अमेरिका की जनता भाग लेती है। अब ऐसे क्या कारण थे जब वहाँ से राष्ट्रपति का पद लाए तो पद के साथ साथ चुनाव क्यों नहीं लाए, क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और भारत में चलती है संसदीयात्मक शासन प्रणाली। मतलब जो भारत जो है उसका जो भी करता धरता है ना वो संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा होता है, और अमेरिका में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के द्वारा होता है। तो वहाँ पर जो मैन होता है वो होता है राष्ट्रपति, वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा आपको। और भारत के अंदर जो होता है मैन वो होता है प्रधानमंत्री। जिस तरह से भारत का मैन होता है प्रधानमंत्री, अमेरिका का मैन होता है राष्ट्रपति। तो वहाँ पर जनता करती है, किसके चुनाव में भाग लेती है जनता, वहाँ राष्ट्रपति के, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश के जैसा होता हो, तो वो देश था आयरलैंड। जब हमने देखा कि भाई देखो हम तो प्रधानमंत्री का पद तो पहले लेके आ चुके हैं, हम राष्ट्रपति का पद बाद में लेकर आए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति का पद तो ले लिया अमेरिका से, लेकिन देखा कि चुनावी प्रक्रिया ऐसी देखो जो मतलब जनता के द्वारा नहीं की जाती हो। तो आयरलैंड ऐसा देश मिल गया जहाँ का राष्ट्रपति हमारे ही तरह संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता था। तो हमने क्या करा, इसकी जो भी प्रक्रिया थी वो कहाँ से ली थी, हमने आयरलैंड के संविधान से, चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। अब लेकिन एक बात आती है, देखो जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है ना, हमारा जो सीजीआई होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। ठीक है, और नियुक्ति करने के पश्चात जब वो इलेक्शन जीत जाता है तब उसको शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। ठीक है, अब देखो उल्टा होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का या न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। वो तो खैर नियुक्ति में पढ़ेंगे एक टॉपिक। चलिए देख लेते हैं योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि भैया अगर वो भारत का नागरिक होगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति या फिर इंग्लैंड का व्यक्ति या फिर पाकिस्तान का व्यक्ति या अन्य किसी भी देश का व्यक्ति भारत में आके भारत की नागरिकता ले लेता है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? नहीं। तो भैया सीधी सी बात है, इसमें ये बोला गया है कि भारत का नागरिक हो वर्तमान में, उसने पहले क्या करा हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ता है ना कि अगर नागरिकता लेने के पश्चात,
तो उसे राष्ट्रपति माना जाएगा, वो पूरा अधिकार रखता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति में भारत का नागरिक है। ठीक है, तो भारत के नागरिक होने से ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी और देश में पैदा हुआ तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्यों बन जाएगा, वह बन जाएगा भैया, बस उसके पास नागरिकता भारत की हो। दूसरा क्वेश्चन होता है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और देखिए राष्ट्रपति की अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति बनना है तो भैया तुम भारत के नागरिक रहो, एक नंबर 2 35 वर्ष आयु पूरी कर चुके हो, और नंबर 3 लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोकसभा में MP बन के ही पहुंचोगे, इसका केवल इतना सा मतलब है कि भैया तुम इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो। इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल कैसे हो जाओगे? 25 वर्ष की आयु पार कर लियो तुमने, ठीक है, सॉरी 30 वर्ष की, इसके लिए 30 वर्ष की होती है लोकसभा के, 35 वर्ष तो राष्ट्रपति की होती है। आपने 30 साल की तो अभी पहली पार हो चुकी है आपकी। दूसरा देखो आपके ऊपर कोई केस ना हो। अगर मान लो कि आप भैया पहले से ही करप्ट इंसान हो, भाई हो, डॉन हो, बदमाश हो, तो आपको कहाँ यार लड़ने देंगे इलेक्शन है। तो इसीलिए लोकसभा में निर्वाचित होने की बात करता। क्यों? क्योंकि लोकसभा तुम्हें जब टिकट देगी, तुम पे कोई गुंडाई का केस ना चल रहा हो, तुमने कोई कांड ना किया हो, तुम जेल ना गए हो, ठीक है, वरना देगी नहीं। और इसका मतलब है तुम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्लियर हो। देखिए नंबर 4 जो होता है वो पागल या दिवालिया ना हो। अब कोई ऐसा भी आदमी ना हो जो या तो पागल हो या फिर उसका दिवाला निकल गया हो। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है तो उसको भी आप लोग याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। कह रहा चुनावी प्रक्रिया। देखिए राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया होती है वो बड़ी ही सरल होती है। होता क्या है समझो, देखो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है ना, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब समझो जो संसद होती है, संसद में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक तो उन दोनों के लोग होने चाहिए पूरे, ठीक है। और जो राज्यों में सीएम चुना जाता है वो चुना जाता है मुख्यमंत्री विधानसभा के द्वारा। तो विधानसभा जितने भी भारत में उन सबके मेंबर होने चाहिए, वो सभी वोट डालते हैं किसको? राष्ट्रपति को। चुनावी प्रक्रिया आगे समझाऊंगा सही से इसकी। तो क्या होता है तब जाके वो जीत पाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 तो प्रस्तावक हो और 50 ही अनुमोदक सदस्यों का होना आवश्यक है। अब ये 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए अगर मैं मान लो मैं हूँ, ठीक है, आप मान लो आप हो, आप संसद में गए कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, बोलेंगे ठीक है दिखाओ तुम्हारे अनुमोदक और प्रस्तावक कहाँ पर है। तो अनुमोदक और प्रस्तावक से मेरा मतलब है 50 लोग तो तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हो, जो मौखिक मतलब मुंह से ये कह सके कि अगर ये आदमी इलेक्शन लड़ेगा तो हम सपोर्ट दे देंगे, ठीक है। और 50 ही व्यक्ति तुम्हें लिखित रूप में ये देंगे कि अगर ये आदमी इलेक्शन लड़ेगा तो हम इसके साथ ही सपोर्ट देंगे। यही होता अनुमोदक और प्रस्तावक। देखिए पहले ये क्या था, जो अनुमोदक और प्रस्तावक है ना, इनकी संख्या पहले 10-10 थी। लेकिन आपको पता 1991-92 में इतना भसड़ मचा कि भैया 10-10 लोगों को लेके पूछ गए 50-60 आदमी के हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, हम भी। इसीलिए संसद में कुल मिला के राज्यसभा लोकसभा में लगभग 800 लोग होते हैं। अधिकतम 8 या 7 ही राष्ट्रपति खड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इतने हुए नहीं है। उस कांड के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, इसको कम कर दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा भैया राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, उसकी जमानत राशि होती है 15,000। अब याद रखना इसकी शुरू से 15,000 रही है, इसकी जमानत राशि में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन ठीक है, सांसद और विधायकों की जमानत राशि में वृद्धि हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर किया जाता है। अभी एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, देखो मैं तुम्हें इसको लास्ट में समझाने वाला हूँ बहुत ही क्लियर करके कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, इस वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 60 के तहत अपने पद की शपथ लेता है और अनुच्छेद 56 के तहत वह कार्यपालिका जो होती है ना, जिसको अध्यक्ष होता है, उसकी अवधि 5 साल होती है। अब एक बात याद रखना, जो राष्ट्रपति होता है ना भैया, वो 5 वर्षों के लिए ही चुना जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, अगर राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने से पहले ही मर जाए तो क्या होगा?
देखिए अगर राष्ट्रपति 5 साल पहले पूरे होने से पहले ही मर जाएगा तो भैया उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, उसको भूल जाओ तुम, वो मर गया, उसकी जगह तो उसकी कुर्सी संभालेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। और आने वाले समय के लिए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, और जब ये चुनाव कर लेगा ना तो चुनाव जीत कर जो आएगा, याद रखना वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, पूरे कार्यकाल के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष क्या? देखो मेरी बात सुनो, अभी सत्ता में चल रहे हैं मोदी जी, अब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से है। अब मैं प्रधानमंत्री का बताऊँ, गाँव के प्रधान का बताऊँ, जिसको भी जनता ने वोट दिया हर उस कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूँ आपको, जिसको भी जनता ने वोट दिया हर उस कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूँ वो कितने दिनों के लिए चुना जाएगा। राष्ट्रपति को हम लोग वोट नहीं दी, राष्ट्रपति को देगी कौन? संसद वाले सदस्य। अब वो लोग क्या करेंगे? आगे आने वाले समय में जब संसद में तो राष्ट्रपति मर जाएगा तो संसद के लोग चुनेंगे दोबारा, तो इसीलिए जो नया राष्ट्रपति आएगा पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा। परंतु यदि यही प्रक्रिया प्रधानमंत्री पर लागू की जाए तो अब देखिए, अब अगर प्रधानमंत्री जी हमारे एक्सपायर हो जाते हैं किसी कारणवश, भगवान ऐसा ना करें, किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है कोई भी प्रधानमंत्री जो सबसे पहले भी रहा है, तो भैया उसकी जगह पर क्या होगा? जो नया प्रधानमंत्री बनेगा ना पार्टी से, उसको दोबारा वोट नहीं होगा, पार्टी ही बना देगी, तो वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगा जब तक का उसका कार्यकाल पहले प्रधानमंत्री का बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं। कह रहा अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होता है। मैंने समझाया ना आपको, अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचित इसको कर दिया जाता है राष्ट्रपति को। देखिए यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा आता। देखिए अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और कब तक संभालेगा? जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त ना हो जाए या आ ना जाए, ठीक है, वो पद खाली नहीं रहेगा, तब तक कौन संभालेगा? राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा। और कब तक? जब तक कि नया राष्ट्रपति आ नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। मैंने भी आपको क्या बताया, अगर राष्ट्रपति मर जाए तो उसका कार्यकाल संभालेगा कौन? कार्यभार संभालेगा कौन? जो भी उससे छोटा उपराष्ट्रपति है। लेकिन जो नया राष्ट्रपति आ रहा है ना, वो भैया शेष कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, वो संपूर्ण कार्यकाल के लिए आएगा जब तक कि कार्यकाल 5 वर्ष ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए अब तक ऐसा कितनी बार हुआ? अब तक भारत में कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब ये क्या हुआ? सबसे पहले जाकिर हुसैन क्या हुआ? वीवी गिरी क्या हुआ था? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो पता है क्या हुआ था? 1969 में वीवी गिरी पहली बार उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। दूसरे नंबर पर क्या हुआ था मैं आपको समझाऊं, जब यही वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, तो आपको पता होना चाहिए जो न्यायमूर्ति थे ना मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो 1969 में क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश से के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। देखिए क्या होता है, जो राष्ट्रपति का पद होता है सबसे पहला होता है राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं आया तो इसको संभालेगा उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश ये भी नहीं आया तो इसको सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश वो संभालेगा। अगर ये भी नहीं आया तो इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी नहीं आया ना तो याद रखना जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अधिक आयु का व्यक्ति होगा, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे बुढ़ा एजड जो होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, ठीक है। और ये बीडी जत्ती कौन थे? जो तीसरे नंबर के कार्यवाहक बने थे, है ना, बासप्पा दानप्पा जत्ती, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो होता भैया वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी अधिकारी हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी कैबिनेट में हो या कोई भी संवैधानिक पद पर हो, कोई भी बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को त्याग पत्र दे तो देता है, लेकिन छोटा अधिकारी उसको स्वीकार करता नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है ना भी उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति क्या करता है? इसकी सूचना भेजता है लोकसभा अध्यक्ष को,
अब लोकसभा अध्यक्ष कहता ठीक है, तुमसे मेरे पास लेके आओ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या फेल करता हूँ, मेरी मर्जी है, रिजेक्ट करता हूँ। समझ में आ गया? मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ना, वो क्या करेगा, उसकी सूचना देगा किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। ये कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग ऐसा लगाया जाता है जब कोई भी राष्ट्रपति, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, मतलब दुरुपयोग कर रहा हो, गलत फायदा उठा रहा हो, तो याद रखना क्या होगा, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाती है। ठीक है, और चालू करने के लिए क्या होता है, जब उस पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है ना, तो वो संसद के किसी भी सदन में आ जाती है, चाहे तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। लेकिन वो पास कब होगी? अगर मान लो राज्यसभा में, लोकसभा में किसी में भी आई ना, तो उसके 1/4 सदस्य, चाहे तो लोकसभा के और चाहे राज्यसभा के 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके कहेंगे ना कि हाँ हम चाहते हैं इस व्यक्ति पर महाभियोग आए, इस राष्ट्रपति पर महाभियोग आए, तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा, वरना राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या होता है, देखिए यदि राष्ट्रपति को दोष मुक्त होना है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो स्वयं संसद में जाएगा, ठीक है, या फिर अपना वकील करके ले जाएगा। और वो क्या करेगा, जो पूरी संसद है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, लोकसभा के भी 2/3 और राज्यसभा के भी 2/3, दोनों के 2/3 सदस्य अगर साइन करके ये कह देना कि निर्दोष आदमी है, ठीक है, तो भैया फिर जो है राष्ट्रपति को उसके पद पर भेज दिया जाता है। और अगर देखो भैया नहीं करवा पाता 2/3 से हस्ताक्षर, तो भैया दोष मुक्त है। अब इस दोष मुक्त में उसको 2 कार्य मिलते हैं, या तो उसको माफी मांगनी पड़ती है जो भी काम होता है, और या फिर उसको त्याग पत्र तो देना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 2/3 सदस्यों के साइन होकर बचता है। ठीक है, भारतीय संविधान के 4 पद ऐसे हैं जिन पर महाभियोग आता है। अब देखिए वो 4 पद कौन कौन से हैं, तो चारों पद कौन से? नंबर 1 राष्ट्रपति है, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज है, नंबर 3 केंद्र व राज्य के वो है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, नंबर 4 भारत का महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोल एडिटर जनरल। ठीक है, ये क्या होता है, अगर ये आएगा ना तो हमारे भारतीय संविधान की 4 पद ऐसे हैं जिन पर महाभियोग लगता। अब बहुत से व्यक्ति सोच रहे होंगे क्या उपराष्ट्रपति पर नहीं लगता, तो बिल्कुल नहीं लगता जी। लेकिन एक महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही होती है जो केवल राज्यसभा में ही होती है, उसका नाम है संकल्प प्रस्ताव। अब जब ये आएगा ना उपराष्ट्रपति, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चारों पद पढ़ेंगे बाद में, इनका कोई जल्दी नहीं है, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो। देखिए अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ कि उस पर महाभियोग लगा हो। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा अनुच्छेद 53 के तहत भारत की कार्यपालिका की शक्ति अपने पास कौन रखता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा ना भैया, वो क्या करेगा, वो अपने कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, भारत की जो कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य है, बिल्कुल सही बात है, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। जो ये सदस्य है ना तो इसके चुनाव में भाग लेते हैं और ना इसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब देखिए राज्यसभा में तो 12 सदस्य भेजता है। देखो संसद सबसे बड़ी होती है, संसद का बड़ा होता है राष्ट्रपति, सबसे छोटा राज्यसभा, सबसे छोटा लोकसभा। ठीक है, बड़ा राष्ट्रपति फिर राज्यसभा फिर लोकसभा। जो राष्ट्रपति और राज्यसभा पड़ोसी है, ठीक है, और फिर दूसरा लोकसभा। ठीक है, इसीलिए इसको भेजता 12 सदस्य और दूसरा वाले को भेजता है 2 सदस्य। ठीक है, ये आपको लोकसभा राज्यसभा में सब समझ में आ जाएगा। देखिए अगला, यदि कोई विधेयक संसद में पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता। देखिए राष्ट्रपति के पास होते वीटो पावर का अधिकार। अब वीटो शक्ति आगे आएगी, देखना तुम। और क्या होता है, अगर कोई विधेयक है, देखो मान लो हमने कोई विधेयक बनाया और विधेयक संसद में बना, संसद में विधेयक बनने के बाद कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने गया और राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भैया देखो मुझे गलत लग रहा, तो ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें साइन नहीं करूँगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यही तो बात इंदिरा गांधी जी ने कर दी थी कि राष्ट्रपति तुम सभी जो विधेयक बनेंगे उनको कानून बनाने के लिए साइन तो करने हैं।
ठीक है, पर वो एक चीज़ लिखना भूल गए कि समय कितना लगेगा। अब राष्ट्रपति ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, वो क्या करता, बार बार विधेयक को और उसे पसंद नहीं आता तो भेजता रहता कि ले जाओ पुनर्विचार करो, पुनर्विचार करो। कितनी बार भेज सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता साइन नहीं करूँगा। हाँ, ये भी हो सकता अपने पास रख सकता, बोलेगा मैं बिजी हूँ बाद में देख लूँगा, भी देखा नहीं है बार बार, ठीक है। लेकिन अधिकतर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अगर सत्ता में जिसकी सरकार है भाई, अगर राष्ट्रपति ऐसा करेगा तो राष्ट्रपति से वो क्या बोलेंगे कि तू साइन नहीं कर रहा, तो राष्ट्रपति बोलेगा नहीं कर रहा, तो बेटा ठीक है, हम कह देंगे कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है और साले तेरे ऊपर हम लेंगे महाभियोग। इसीलिए राष्ट्रपति बेचारा डरता है और वो साइन ना करते हुए भी कर देता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में 4 प्रकार की वीटो पावर दी गई है। अब ये वीटो शक्तियाँ है क्या, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिए। सबसे पहली होती है जेबी या वीटो पॉकेट पावर। इसको जेबी मतलब जेब और पॉकेट मतलब जेब, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, संसद में जब ऐसा होता है ना, कोई विधेयक बना और राष्ट्रपति के पास पहुंचा कि लो इस पर तुम ना साइन करके भेज दो, तो वो क्या करेगा, अब उसको देखेगा, अरे बाप रे ये तो गलत है, ये तो बिल गलत है, मैं तो नहीं मानता इस बिल को, तो वो क्या करेगा, उस पर साइन तो करेगा नहीं, बोल देगा ठीक है मैं इसकी जांच पड़ताल करके देखभाल करके साइन करूँगा। अब वो चाहे तो पूरे 4-5 साल जब तक सरकार ऐसे घुमा सकता है, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात होती है, इसको भी समझ लेना, ठीक है। क्या होता है, देखिए संसद द्वारा जब पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे अपने पास रख लेता है, क्या बोल के, क्या मतलब मैं अभी बिजी हूँ, इस पर मैं समय लूँगा और मैं बाद में आराम से साइन करके भेज दूँगा। तो इसमें क्या है, यही तो बात है, समय निर्धारित नहीं है, कितना भी लग सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, दूसरी वीटो पावर क्या है, निलंबनकारी वीटो पावर, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए संसद द्वारा पारित अधिनियम के लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक तो जेबी वीटो पावर मैंने आपको बताया, जेबी वीटो पावर में क्या करेगा, राष्ट्रपति बोलेगा कि देखो हमें तुम्हारी जो ये अधिकार बिल था ना, ये समझ नहीं आ रहा, पहले हम इसे खुद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद हम साइन करने की सोचेंगे, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरे में क्या होगा, अब राष्ट्रपति को लगा बिल्कुल ही गलत है तो वो बोलेगा भैया एक बार इसको पुनर्विचार करो। अब संसद में वापस आया, पुनर्विचार हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को फिर लगा गलत, राष्ट्रपति को बोल देगा पुनर्विचार करो। तो पुनर्विचार के लिए भी कितनी बार भेज सकता है, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होती है, एक होती है आत्यंतिक वीटो पावर। आत्यंतिक वीटो पावर बहुत मजे की चीज़ होती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप बीजेपी की गवर्नमेंट है भारत के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी की गवर्नमेंट में ही एक बिल पास हुआ और विधेयक पास हुआ और वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति भवन चला गया। अब राष्ट्रपति ने क्या करा, 2024 में इलेक्शन होंगी, 2024 तक उस बिल पर देखभाल नहीं करी, उसको ऐसे ही रखा। तो भैया फिर क्या होगा, जब सरकार चली जाएगी इस बिल को ऐसे ही रख लेगा, बोलेगा राष्ट्रपति मैं इस पर क्या साइन करो, आगे आने वाली सरकार जब आ जाएगी ना, तब वो सरकार जो फैसले करेगी मैं एक बार उसको दे दूंगा, तो आने वाली सरकार जो इस पर निर्णय लेगी वो रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति परामर्श के लिए क्या करता है, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है ना, इसको बिल को अपने पास रख लेता अगली सरकार के परामर्श के लिए। अगली सरकार आएगी तब कुछ बताएगी, तब हम कुछ देख लेंगे, वरना है नहीं बात, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक होता है संपूर्ण वीटो। अभी संपूर्ण वीटो क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर केरल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर एक विधेयक लाया था, एक विधायक एक कानून लेके गया राष्ट्रपति के पास कि मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार और जो भी मतलब धोखेबाजी इन सबको खत्म करने के लिए हम एक कमेटी बनाना चाह रहे हैं। बोला क्या कि अगर कोई प्रतिनिधि जनता का अगर कोई प्रतिनिधि है और वो प्रतिनिधि सही रूप से काम नहीं कर रहा तो उसको हटाने के अधिकार होने चाहिए जनता के पास। तो इस बिल को फेल कर दिया था सीधे रामनाथ जी नहीं थे उस टाइम, जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने। अब ये संपूर्ण वीटो पावर क्या होता है, राष्ट्रपति को निजी विधेयक पर पूर्ण अधिकार होते हैं। निजी विधेयक कौन होते हैं, तो निजी विधेयक वे होते हैं जो सांसद मतलब संसद का सदस्य या विधायक,
विधायक मतलब एमएलए। एमपी या एमएलए जो स्पेशल कानून बना के राष्ट्रपति के पास जाते हैं ना कि जी साइन करके कानून बना दो, तो वो होते हैं संपूर्ण वीटो पावर का इस्तेमाल करता है उस पर, उसे फेल भी कर सकता, फाड़ भी सकता, सारे अधिकार इसके पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति अपने पास रखता है। क्षमादान क्या होता है, राष्ट्रपति क्षमादान केंद्र सरकार की सलाह पर देता है। राष्ट्रपति क्षमादान जो देता है वो केंद्र सरकार की सलाह पर देता है। अब देखिए क्या होता है, क्षमादान में सजा जो होती है ना उसे कम किया जा सकता बस, किंतु बढ़ाया तो जा ही नहीं सकता। मान लो हमें किसी को उम्र कैद होगी ना तो उसको 20 साल की जगह 10 साल कर देगा, किसी को फांसी होगी तो उसे उम्र कैद में बदल देगा, किसी को काला पानी की सज़ा होगी तो उसे सिंपल जेल भेज देगा। ये काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि भैया तुम जाओ और तुम्हारी सज़ा हम और बढ़ा रहे हैं, अभी तो तुम्हारी काला पानी की सज़ा थी, अब तुम जाओ राजस्थान और थार के मरुस्थल की सज़ा भुगतो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए क्षमादान मुख्यतः वो 3 प्रकार से होता है। वो कौन कौन सा, एक तो लघुकरण होता है। इसके तहत यदि कोई कठोर सजा है ना, कठोर दंड के लिए कठोर सजा मिली है ना, तो उसको साधारण कारावास में बदल सकता है कौन, राष्ट्रपति। अब एक होता है परिहार। इसमें क्या होता है, इसके तहत सजा कम कर सकते हैं, जैसे 1 वर्ष को 6 महीने में बदल देना। ठीक है, अगला होता है प्रतिलंबन। अब प्रतिलंबन में क्या होता है, जैसे मृत्युदंड होता है ना उसको कारावास में बदल देता है, आजीवन कारावास में, या 10 साल की सजा ऐसे करके। ठीक है, चलिए अगला, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमादान को न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति असहमत है कि राष्ट्रपति ने गलत कर दिया तो क्या करेगा, इनकी पार्टी है जो अपोजिशन पार्टी है वो जाएगी न्यायालय में कि राष्ट्रपति तो उनका साथ दे रहा है, गलत कर रहा है, पैसे खा लिया, कुछ भी कर दिया, तो न्यायालय में उसकी पिटीशन दाखिल की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति को भी चुनौती दी जा सकती है कि तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए ये एक टेबल है भैया, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। देखिए क्या है, अब तक जो भारत के राष्ट्रपति बने मैंने उन सबका बायोडाटा एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब तक के राष्ट्रपति जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक। आपको पता 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति 1950 में बन गए थे संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, और पहली बार चुनाव कब हुआ था 1950 में। तो आपको पता होना चाहिए ये सबसे अधिक समय तक 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो थे वो बने थे 1962 से 1967 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये वही जाकिर हुसैन है जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो अपने पद पर ही एक्सपायर हुए थे, 1967 से लेकर 1969 तक रहे थे। फिर आए थे वीवी गिरी, उन्होंने पद भी संभाला था, फिर 1969 से 74 तक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद ये आए तो 1974 से 1947 तक रहे। नीलम संजीवा रेड्डी, अब जो नीलम संजीवा रेड्डी है ना, ये पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधक चुने गए थे। निर्विरोधक का मतलब है इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं था, ये सीधे सीधे जीत गए थे निर्विरोध। ठीक है, और पूरा 5 साल कार्यकाल किया था। आगे आए थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह 82 से लेकर 87 तक रहे। फिर आर वेंकटरमन ये रहे थे कब 87 से लेकर 92 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा रहे थे 92 से 97 तक। फिर डॉक्टर नारायण रहे थे 97 से 2002 तक। और 2002 से हमारे फेवरेट सर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। याद रखना भैया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे ना कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल पहली महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ठीक है, देखिए प्रणब मुखर्जी आए थे, फिर 2012 और 2017 तक रहे थे। और हमारे श्री रामनाथ कोविंद सर जो है वो अभी 2017 से बने और वर्तमान तक वो ही राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। ये कह रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रामनाथ कोविंद जो है ना वो पर्सन के हिसाब से 14वें तथा सीरियल के हिसाब से 15वें राष्ट्रपति है। अब पर्सन के हिसाब से कैसे मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये जो मैंने आपको अब तक बताया, ठीक है, ये सभी थे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन इनके बीच में देखो डॉक्टर VV गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो ये वापस आ गए राष्ट्रपति बनने। ठीक है, अभी होता क्या है, समझने वाली बात क्या है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के बीच में आ गए थे जिनका राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं था। यानी
मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, श्री हिदायतुल्ला, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला अहमद जो थे, वो क्या थे, वो अगर लगाए जाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछना, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखिए पर्सन के हिसाब से कौन से नंबर के रामनाथ कोविंद जी 14 के, और सीरियल के हिसाब से कौन से नंबर के 15वें नंबर के, ठीक है। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति बने रहे, 12 वर्ष तक लगभग, और डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक रहे थे। ये तो बेचारे 1 साल के करीब 11 महीने और कुछ 9 महीने और 11 दिन के आसपास रहे थे वैसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, समझिए। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद में लेती है। अभी विधान परिषद की नहीं लेती है, ठीक है। आपको पता है कुछ राज्यों में तो विधान परिषद और कुछ में नहीं है। मैं आपको बता दूंगा किस किस में, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू, ठीक है, इनमें है, बाकियों में नहीं है, 6 राज्यों में है। तो क्या करते हैं, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 रखी गई, लेकिन वर्तमान में 547 है। अब ये 545 है, ठीक है, 545 वर्तमान में क्या भैया हमारे सांसद जो दोनों उसमें लोकसभा में है। ये 7 सीट कहाँ गई, तो आपको पता होना चाहिए पीओके वाले क्षेत्र की 7 सीटों पर अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, 250 लोग राज्यसभा में होते हैं, और ये तो सभी राज्यों की होती है। देखिए इनमें से क्या होता है, जो 12 सदस्य मनोनीत करता है ना राष्ट्रपति, 2 सदस्य मनोनीत करता है लोकसभा में, वो 2 अपना वोट नहीं डालते हैं, तो कुल कितने वोट डालते हैं, कुल 543। अब इसमें 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो 12 माइनस कर देंगे, तो कितने डालेंगे, कुल 238। और सदस्य सभी भाग लेते हैं किसके, राज्यसभा, विधानसभाओं के, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। तो इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर होता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझाऊँ। मान लीजिए 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए, नंबर 1 पर ए, नंबर 2 पर बी, नंबर सी, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, अगर वो वोट डालने जाएगा ना, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, आरक्षित अनुपात जो होता है वो कैसे डालेगा। मान लीजिए कोई एमपी है जो वर्तमान में हमारे ओम बिरला जी है, लोकसभा के स्पीकर, वो वोट डालेंगे। तो वो क्या करेंगे, मान लो इन तीनों में से किसी एक कैंडिडेट को पसंद है उनका, मान लो उनका सी है, तो वो कहेंगे मैं सी को पहले नंबर पर रखना चाहूँगा, ठीक है। अब पूरी संसद और निर्वाचन आयोग जो वहाँ पर होगा वो पूछेगा अगर ये नहीं बनी तो किसको रखना चाहोगे। बोला अगर ये नहीं बना तो बनना चाहिए बी, बोला 3 नंबर पर सी, इसका कोई रोल नहीं है। अब कोई दूसरे है हमारे सांसद, उन्होंने क्या करा, बोला यार मैं तो बी को देखना चाहता हूँ पहले नंबर राष्ट्रपति के रूप में, तो इसको 1 नंबर देगा। बोला अगर ये नहीं है तो बोला मैं इसको दूसरे पर रखना चाहता हूँ, बोला इसको, बोला तीसरे पर। फिर तीसरे व्यक्ति आए, बोला यार मेरे हिसाब से ये बनने चाहिए राष्ट्रपति, बोले अगर ये ना बने तो बोला ये बनने चाहिए, बोले अगर ये भी ना बने तो फिर ये बनने चाहिए, ठीक है। और फिर एक और आए, बोले मैं तो यार ए को देखना चाहता हूँ राष्ट्रपति, बोले फिर मैं देखना चाहता हूँ बी को, बोले फिर सी को। अब इनमें काउंटिंग होगी, जो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा बार आया ना वो जीतेगा। अब पहले नंबर पे कितनी बार आ गया, 3 बार, ठीक है, 3 बार, ये 1 बार आया, ये 1 बार आया, तो जो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा बार आता वो राष्ट्रपति बन जाता। अगर ये पहला नंबर बराबर हो जाता तब कौन सी कंडीशन होती, जैसे ए, बी और सी है, ठीक है, पहला नंबर अगर बराबर हो जाएगा तब कौन सी कंडीशन होगी, तो उसको समझो। कुछ नहीं करना, मैं आया, मैंने कहा मुझे तो ये अच्छा लग रहा, फिर ये लगता है, फिर ये लगा। कोई और आया, उसने बोला ये जीतना चाहिए ये वाला, फिर बोला इसको 3 नंबर, इसको 2 नंबर, ठीक है, बोला ये जीतना चाहिए यार, बोला ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। फिर कोई आया, अब देखिए ये देख लेते हैं। अब 1 नंबर इसको कितनी बार मिला, 1 बार, इसको कितनी मिला, 1 बार, इसको कितनी मिला, 1 बार, तो यहाँ पर ये चुनाव कैंसिल। पहले चरण में निर्णय नहीं आया। अब दूसरे चरण में मतदाता निर्णय देते हैं कि दूसरा नंबर 2 बार किस किस को मिला जाता है, तो दूसरे नंबर पर 2 बार इसको रखा गया, इसको 1 ही बार रखा गया, इसको रखा ही नहीं गया, तो 2 बार इसको रखा गया। अगर पहले चरण में चुनाव क्लियर नहीं होता तो दूसरे चरण में इस तरह से चुनाव क्लियर कराया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा ही वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए अंत तक धन्यवाद, और ध्यान से आगे पढ़ो। अब देखिए हम क्या करेंगे, अनुच्छेद वगैरह की वीडियो बनाएंगे, आगे डालेंगे, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी आपका पोर्शन पूरा कराएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।